का नंबर 1 न्यूज चैनल आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से भी हम हर खबर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इस भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम ईडी की कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संजय राउत की मुश्किलें यहां पर बढ़ रही हैं, लेकिन साथ साथ उद्धव ठाकरे इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। कोण बोललं तर त्याला वाटेल ते करून अडकवायचंच आणि तो बऱ्या बोलाने म्हणजे दमदाटी आणि लोभ दाखवून जर का शरण आला नाही तर त्याला अडकवून टाकायचं। ठीक आहे, न्यायदेवतेवरती आमचा विश्वास आहेच, कारण शेवटी 4 स्तंभ आपण आपल्या लोकशाहीचे मानतो आणि या स्तंभांपैकी बाकीचे स्तंभ त्याच्यात एक तुमचा सुद्धा आला आणि तुमच्याचपैकी एक आज त्याला अटक झालेली आहे। ही अटक आणि सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर मला तर जसं नितीन गडकरी म्हणाले तसं आता वाटायला लागलेलं आहे राजकारण सोडण्याचा मुद्दा नाहीये, पण राजकारण आता घृणास्पद व्हायला लागलेलं आहे। घृणा वाटायला लागलेली आहे या राजकारण्यांची। एक दिलदारपणा पाहिजे। तुम्हाला इतर पक्ष संपवायची जर का हौस असेल तर तुम्ही जनतेसमोर जा। जसे तुमचे काही विचार इतरांना विचार नाही आहेत तर तुमचं काम सोपं असायला पाहिजे। तुम्ही तुमचे विचार मांडा, ज्यांच्याकडे विचार असतील किंवा नसतील ते त्यांचे मुद्दे मांडतील आणि जो काही निर्णय आहे तो जनतेला घेता येईल, जे आजपर्यंत करत आले। अगदी काँग्रेस सुद्धा 60-65 वर्ष काँग्रेसने राज्य केलं। आज काँग्रेसची परिस्थिती बघितल्यानंतर लगेच जे कोणी सत्तेत बसलेले आहेत त्यांनी मोठमोठ्या बड्या मारण्यामध्ये काही अर्थ नाहीये। कारण हेही तुम्हाला सांगतो की मला एका गोष्टीचा नक्कीच एक अभिमान आहे की मी 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री जरूर होतो, पण त्या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये माझ्या डोक्यात कधी मुख्यमंत्री पदाची हवा गेली नव्हती, ती मी जाऊ दिली नव्हती आणि मला त्याचा स्पर्शही झाला नव्हता। याचं कारण शिवसेना प्रमुख जे सांगायचे की या सगळ्या ज्या गोष्टी असतात, पदं असतील, सत्ता असेल, येते जाते परत येते, पण तू नेहमी लोकांची नम्र राहा, लोकांची नेहमी नम्र राहा। मी नम्र राहण्याचा प्रयत्न नेहमी करत आलेलो आहे। आज मात्र ज्यांच्या डोक्यात हवा गेलेली आहे त्यांनाही मी सांगू इच्छितो की निर्गुणपणाने वागू नका। दिवस आणि काळ हा सगळ्यांसाठी नेहमी चांगलाच असतो असं नाही, तो काळ बदलत असतो आणि काळ बदलल्यानंतर आपण जसे लोकांशी वागलोय तसा तो बदललेला काळ हा कदाचित जास्त निर्गुणपणाने आणि दुष्टपणाने तुमच्याशी वागू शकतो किंवा शकेल। तर ती वेळ, ही संस्कृती आपल्या हिंदुस्थानामध्ये आजपर्यंत तरी नाही आहे, ती याच्यापुढे येऊ देऊ नका। सर, शिंदेने असं काल म्हटलं होतं जेव्हा ते दौऱ्यात होते आता की जुन्या गोष्टी आहेत, मीही बोलू शकतो, अनेक गोष्टी जाऊ द्या, त्याच्यावरती मी काय उत्तर देणार नाही। आमच्या केदारनी त्याला उत्तर चांगलं दिलेलं आहे, केदार दिघेने उत्तर दिलेलं आहे आणि मला त्याच्याबद्दल काय बोलायचं। भाजप राष्ट्रीय अध्यक्षांचं जे विधान आहे ते फार घातक आहे आणि गंभीर आहे। ते लक्षात घेता प्रादेशिक पक्षांची एकजूट असावी यासाठी आता पुन्हा हा जो मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे, एकच हा महत्वाचा मुद्दा तुम्ही मांडला। प्रादेशिक पक्षाची एकजूट हा पुढचा टप्पा झाला, पण प्रादेशिक पक्ष संपवण्याचं जे भाजपचं कारस्थान आहे त्याची सुरुवात ही परवाच्या कोश्यारींच्या, मी राज्यपाल शब्द मुद्दा म्हणून वापरत नाही, कोश्यारींच्या उद्गारातून झालेली आहे। आणि आज नड्डा जे म्हणाले की सगळे पक्ष संपतील म्हणजे प्रादेशिक अस्मिता चिरडून टाकायची, हिंदूंमध्ये पुन्हा सांगतो हिंदूंमध्ये फूट पाडायची, भाषिक भाषा भिंती त्याच्यात उभ्या करायच्या आणि स्थानिक अस्मिता ही चिरडून टाकायची। म्हणजे मराठी माणसाला चिरडून टाकायचं आणि पुन्हा मराठी अमराठी असं राजकारण करायचं, स्वतःच्या राजकारणाच्या तुंबड्या भरून घ्यायच्या आणि आपल्या विरोधात जर कोणी असतील तर त्यांना चिरडून टाकायचं। असं हे भाजपाचं कारस्थान आता अत्यंत भेसूरपणाने जनतेसमोर आलेलं आहे। सर, एक प्रश्न असा आहे की ज्याप्रमाणे आपण प्रादेशिक पक्षांना ताकद देण्याची गोष्ट करता, ममता बनर्जी या ठिकाणी आल्या आणि सगळ्यांनी उद्धव ठाकरे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे जहां पर संजय राउत की गिरफ्तारी को गलत उनकी ओर से ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में बल का इस्तेमाल किया जा रहा है और समय बदलता है, शिवसेना खत्म नहीं होगी, ये उन्होंने कहा है। राउत की गिरफ्तारी पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उद्धव ठाकरे की, जहां पर उन्होंने इस गिरफ्तारी को संजय राउत की जो हुई है ईडी द्वारा उसको गलत ठहराया है। नफरत की राजनीति हो रही है ये उनका कहना है और हमारा वक्त आया तो हम आगे जवाब देंगे, ये उनका कहना है। हमारा समय आने पर सोचिए क्या होगा, ये उन्होंने कहा। नव्हता म्हणजे अगदी आपले पु ल देशपांडे, मी महाराष्ट्र पुरतं बोलतोय, दुर्गाबाई भागवत वगैरे हे सुद्धा साहित्यिक विचारवंत की त्यांना कळत होतं की अरे हे योग्य नाही चाललेलं आहे। त्यांनी परिणामाची पर्वा न करता त्या लोकशाहीच्या होमकुंडामध्ये उडी मारली होती आणि लोकशाही जिवंत ठेवली होती। तर मला असं वाटतं की एखादी गोष्ट म्हणजे जसं राष्ट्रपतींची निवडणूक असेल, आणखीन गोष्ट असेल, त्याच्यावरनं लगेच तुमचं ऐक्य होणार की नाही हे काही अवलंबून नसतं।
आता सुद्धा वेळ गेलेली नाही म्हणण्यापेक्षा अजून वेळ पूर्ण आलेली नाहीये, पण ती वेळ जाण्याच्या आधी किंवा वेळ येण्याच्या आधी देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी म्हणण्यापेक्षा सर्व जनतेने विचार करण्याची वेळ आता आलेली आहे. हे जे सगळे उद्धव त्याच्यावेळी काही लोकांनी म्हटलं जेव्हा ईडीच्या चौकशा सुरू झाल्या की तुम्ही भाजपशी जुळवून घ्या, म्हणून मी म्हणतो ना, हमाममध्ये गेलेत ते, तो सत्तेचा फेस आहे त्यांच्या शरीरावर. तो फेस गेल्यानंतर मग काय दृश्य असतं ते मला बोलायचं नाहीये, तर ते कळेल. पण याच्यात मला मी पुन्हा सांगतो की जसं आता माझ्या बाजूला अरविंद आहेत, वायकर आहेत, सुनील आहेत, असे अनेक, म्हणजे कोणतरी एक दलाल बोललाय की आता यांना आमदार आणि खासदार शोधावे लागतात. एक दलाल कोणतरी बोललाय, दलाल आहे तो. तर आमदार आणि खासदार ठीक आहे, पण माझ्या बरोबर आहे ते दमदार आणि वफादार आहेत. उद्धवजी हाच होता की उद्धव साहब आप हिंदी में बताइए, आज का पूरा देश सुन रहा है जिस तरह से जेपी नड्डा जी का बयान आता है और कल जिस तरह से संजय राउत साहब को गिरफ्तार किया जाता है, आज आपने परिवार से मुलाकात की, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जैसे मैंने अभी कहा कि नड्डा साहब ने जो भी कल कुछ भाषण दिया है, क्या उसमें आपको प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब उनकी जो पार्टी है वही रहनी चाहिए और वही रहेगी, और बाकी सारे पार्टी, जितनी सारे पक्ष हैं, सारी पार्टियां हैं, वो खत्म हो जाएगी. आज तक हम मानते थे कि ये शतरंज, यानी कि मराठी में कहते बुद्धिबल, तो इसमें शतरंज नहीं है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बल वापरले जाते हैं, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है. और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं. अच्छे दिन, बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं. और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है. तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए. हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो. उसको प्रजातंत्र कहते हैं. जरा मतलब पूर्ण तरीके से उसे ही प्रजातंत्र कहते हैं. ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, हमाम में गए हैं वो. आप वो मजा ले रहे, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? आपने हिटलर का एक एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी, आप सारे जानते हो कि वो तो शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट, एक ही हिंदू हृदय सम्राट आज तक जो हुए वो है. और साथ ही साथ उनकी करियर की शुरुआत वो व्यंग्य चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट. और डेविड लो ब्रिटेन के कार्टूनिस्ट है जो ओरिजिनल न्यूजीलैंड से आए हुए थे, उनको अपना गुरु मानते थे. तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा था, मुझे भी कहा था, और शायद मैं मानता हूँ कि पब्लिक ने भी कहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर एक समय ऐसे आया था कि उस वक्त लग रहा था कि शायद हिटलर जीत जाएगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा. तो उस वक्त डेविड लो, मतलब हिटलर बॉम्ब डालता था और डेविड लो एक कार्टून निकालता था, और वो कार्टून का जो एक परिणाम हुआ करता था वो बॉम्ब से भी ज्यादा होता था. और ऐसे कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त अपने सारे लोगों को कहा था कि ये व्यक्ति है कौन, है कहाँ, इसे लेके आओ, जिंदा या मुर्दा जैसे है उसे लेके आओ. तो यही होती है जो तानाशाही की बात होती है. जब सारे लोग अपने गुलाम होते हैं तो कुछ दिन के लिए, जब तक उनका उपयोग आपके लिए होता है तब तक वो गुलाम अच्छे लगते हैं. बाद में गुलाम जब उनका उपयोग नहीं रहता है तो संजय राउत साहब ने कल कहा कि मैं झुकूंगा नहीं और शरण भी नहीं जाऊंगा. उनकी गिरफ्तारी हुई, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? क्योंकि आज आप परिवार से भी मिलकर आए. नहीं, मुझे संजय राउत पर अभिमान है. और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं. जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता. जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली नाही, शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है. उद्धव साहेब, एक प्रश्न असा आहे की आपण जे बोललाय की तो वेळ यायची आहे विरोधकांना एकत्र घेण्याची, यायची आहे ना, वेळ गेलेली नाही किंवा आलेली नाही. आता आपण मध्ये आहोत. आणि आता हे काल नड्डांचं जे भाषण आलेलं आहे ते फार घातक आहे की सगळे पक्ष संपतील किंवा आम्ही संपवू, असा त्याचा कंसातला अर्थ आहे. पण माझा प्रश्न असा आहे की
भाजपचाही हिंदुत्व आहे, शिवसेनेचं हिंदुत्व आता आहे. हे विषय सगळे झालेले आहेत. सर्व पक्षांना एकत्र घेऊन आपण चालणार काय? शिवांगी फ्रॉम जी न्यूज, मेरा सवाल ये है कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो ये कहते हैं कि रोज सुबह उठकर 8 बजे बजने वाला भोपू अब अंदर चला गया। मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का वक्तव्य जो है वो एक सांसद के लिए देना चाहिए, आप क्या कहते हैं? मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता वो हूँ, कोई कारण मुळामध्ये त्यांचं सगळं सरकारच कोर्टात चॅलेंज झालेलं हिंदी आहे. में नहीं, पूरी सरकार जो है उसी को हमने चैलेंज किया है कोर्ट में, अदालत में. तो फिलहाल मुझे उसके ऊपर कुछ कहने की जरूरत नहीं है. बंगालमध्ये पण जी परिस्थिती पाहायला मिळते, कुठेतरी तुम्ही प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांशी संपर्क करताय किंवा तुम्हाला कोणी संपर्क केलाय, काही चर्चा झाली? असं आहे की ममता दीदी आहेत, KCR आहेत, असे काही लोक हे संपर्कात आहेत. पण जसं मी म्हटलं ना, काल आता यांचा मुखवटा पूर्ण बाजूला झालेला आहे. आणि जसं मी परवा आपल्या कोश्यारींना एक धन्यवाद दिले होते की तुमच्या पोटातलं ओठावरती आलं अनावधानाने, की महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस किंवा मराठी अस्मिता चिरडण्याचं जे तुमचं स्वप्न आहे ते तुम्ही कदाचित अनावधानाने आमच्यासमोर आणलं. तसंच काल भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे आहेत त्यांच्या पोटातलं ओठावरती आलं की त्यांना या देशात आता दुसरे कोणतेही पक्षच नको आहेत, म्हणजे हुकुमशाही पाहिजे याचा असा त्याचा अर्थ झाला. सर माझा एक प्रकार असा आहे की संजय राऊतांना अटक केल्यानंतर काल शरद पवारांचे अजून एकही वक्तव्य आलं नाहीये. तुम्ही पण आता तर अशी एक चर्चा आहे की संजय राऊतांना एकटं पाडलं जात आहे का, यावर तुम्हाला काय? मला या फालतू प्रश्नाला उत्तर द्यायची नाहीये, कारण मी आता संजयच्या घरी जाऊन आलो. पुन्हा एकदा सांगतो की संजय आणि आमचे कौटुंबिक चांगले संबंध आहेत. संजय माझा जुना मित्र आहे आणि म्हणूनच त्याला मी आरोचुरे करतोय. तो एक कट्टर शिवसैनिक आहे आणि त्यांनी या दंडेलशाही विरुद्ध न झुकता लढू शकतो ही एक ठिणगी नक्कीच त्यांनी टाकलेली आहे. तो संजय राउत की गिरफ्तारी पर यहां पर उद्धव ठाकरे बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि विरोधियों को दबाया जा रहा है, बल का प्रयोग किया जा रहा है, शक्ति का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है और संजय राउत की गिरफ्तारी को उन्होंने गलत यहां पर ठहरा दिया है. उन्होंने कहा कि संजय राउत झुकेंगे नहीं, शिवसैनिक कभी नहीं झुकेंगे. उन्होंने ये साफ कहा और कहा कि समय बदलता रहता है. राउत की गिरफ्तारी पर ये बोल रहे थे, आपको बता दें समय बदलता रहता है, ये कहना है उद्धव ठाकरे का. नफरत की राजनीति हो रही है, बल का प्रयोग किया जा रहा है, शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, उन्होंने ये कहा. और संजय राउत की गिरफ्तारी को गलत उनकी ओर से बताया गया. हमारा समय आने पर सोचिए क्या होगा, ये भी इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया. और विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है ये उन्होंने कहा, विरोधियों को दबाया जा रहा है, ये संजय यहाँ पर उद्धव ठाकरे का कहना था. आपको बता दें कि आज ही संजय राउत की कल रात को देर रात लंबी पूछताछ के बाद 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है महाराष्ट्र में. और उसी को लेकर संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर उद्धव ठाकरे की ओर से की गई थी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कई सारे मौकों पर एक साथ रहते हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे. और ऐसे में उन्होंने यहां पर बड़ी बातों का जिक्र किया. उनकी ओर से इस गिरफ्तारी को गलत ठहराया गया है संजय राउत की. और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि उनके परिवार के साथ भी आज मुलाकात उद्धव ठाकरे ने यहां पर की थी, क्योंकि गिरफ्तारी उनकी अब हो गई है. लंबी पूछताछ अब यहां से होगी, कोर्ट में पेशी होने वाली है संजय राउत की. उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस गिरफ्तारी को गलत ठहरा दिया गया है यहां पर उद्धव ठाकरे की ओर से. और जिस तरीके से ईडी ने संजय राउत के घर पर दबिश दी है और इस मामले में उनकी पत्नी और दोस्तों के नाम सामने आ रहे हैं. ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि HDIL की सिस्टर कंपनी है. जांच में सामने आया है कि HDIL ने करीब 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के खाते में जमा कराए हैं. प्रवीण राउत को संजय राउत का दोस्त माना जाता है और आरोप है कि साल 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और इस पैसे से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा था. ईडी की जांच शुरू हुई तो वर्षा राउत ने 55 लाख रुपए वापस माधुरी के खाते में जमा कराए.
मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बकोला पुलिस स्टेशन में भी उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। पतला चौल घोटाले मामले से जुड़ी हुई ये एफआईआर एक महिला की तरफ से दर्ज करवाई गई है, जिसमें संजय राउत पर आरोप है कि उन्होंने धमकी दी। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले एक ऑडियो टेप भी सामने आया था, जिसमें दावा यह किया गया था कि संजय राउत की आवाज है वो एक महिला से बातचीत कर रहे थे, जिसमें धमकाने का और गाली गलौज करने का आरोप है। हालांकि अभी उसकी सत्यता की जांच होनी है, लेकिन चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं संजय राउत। एक तरफ सेशंस कोर्ट में पेशी, उसके बाद उनको ईडी रिमांड पर लेगी। कितने दिनों की रिमांड मिलती है संजय राउत, जो कि समन के बाद भी पेश नहीं होते हैं। अब इसी मामले से जुड़ी एक एफआईआर मुंबई में ही बकोला पुलिस थाने में दर्ज हुई है। तो ये समझा जा सकता है संजय राउत जो अपनी भावभंगिमा से, अपने हाव भाव से ये बताने की कोशिश तो कर रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन किस तरीके से चक्रव्यूह उनके खिलाफ अब बढ़ता चला जा रहा है, ये समझा जा सकता है इस खबर के सामने आने के बाद, क्योंकि संजय राउत की राह आसान नहीं होने वाली है। उद्धव ठाकरे को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ये विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। जब मैं सत्ता में था तो सत्ता का गुमान मेरे ऊपर नहीं था और मुझे संजय राउत पर अभिमान है, क्योंकि संकट मोचक है संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए जब भी मुश्किल घड़ी आती है। लेकिन किस तरीके से उनके लिए मुश्किलें बढ़ती चली गई हैं, ये इस खबर के बाद सामने आता है।